नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में एक बार फिर हैं अभय चौटाला साहब, जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। अब एक बार फिर आप सुर्खियों में हैं और सुर्खियां वो हैं जो पिछले 30 सालों से गाहे वगाहे अखबारों में, रेडियो पर, टेलीविज़न पर रहती है। SYL। इस बार आप नहर खोदने का प्लान कर रहे हैं। ये 30 साल से नहीं, जब पंजाब का और हरियाणा का आपस में बंटवारा हुआ उस वक़्त में, जहाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक के इलाके का बंटवारा था, जिसको हिंदी और पंजाबी भाषी क्षेत्र कहा जाता था जी। उसके साथ साथ पानी का बंटवारा भी हुआ था। और उस पानी के बंटवारे में हरियाणा प्रदेश को 38 लाख एकड़ फुट पानी जी। सतलुज का मिला था। ये नहर बननी चाहिए थी 66 में, इस पे काम शुरू होना चाहिए था। उस वक़्त में इस देश में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे जी। और नहर हमेशा जो है हेड से खोदी जाती है। जहाँ शुरू होता है पानी, जहाँ से पानी आना शुरू होता है, उस जगह से खुदाई का काम शुरू होता है। लेकिन उस नहर की खुदाई का काम मुझ से नहीं किया गया, पूंछ से किया गया। कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ाया गया उसको। उसका काम टेल से शुरू हुआ और जो टेल से शुरू हुआ, आज उसी का खामियाजा हरियाणा के लोग भुगत रहे। 1966 की बात कर रहे हैं आप, इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, बंसीलाल की बात कर रहे हैं। इस दौरान बीच में आपकी सरकारें भी तो आई, उन्हें भूल गए? नहीं भूला नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। मैं चाहता था कि ये सवाल आप मेरे से ज़रूर पूछे, ताकि प्रदेश की जनता को एक डिटेल जानकारी इस चीज़ की मिले। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सन 1966 से लेकर के सन 1977 तक 11 जो वर्ष थे वो कांग्रेस के थे और उसी कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश का बंटवारा किया था। पंजाब और हरियाणा और हिमाचल 3 प्रदेश बने थे। उस वक़्त जिसके जो जो हिस्से में आना चाहिए था वो उसी वक्त उनको दे देना चाहिए था जी। तब नहीं दिया गया। सन 1977 में जब देश में बदलाव आया, इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। पंजाब के अंदर सरकार प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे, हरियाणा में चौधरी देवीलाल थे। और ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है, चौधरी देवीलाल ने सन 1978 में 31 मार्च को 1 करोड़ रुपया पंजाब की सरकार को दिया कि इस नहर बनने के लिए जो ज़मीन एक्वायर करनी है पंजाब में, उसके लिए वो पैसा दिया गया। अब चौधरी देवीलाल जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक बड़े नेता के तौर पर हमेशा उनकी इज्जत पूरा समाज करता है, देश करता है। अब बात आज अभय चौटाला से हो रही है। अभय चौटाला ने तारीख दे दी है 23 फरवरी की। नहीं, उसके बाद की बात भी सुनो। हाँ, उसको नहीं, भी बताइए। उसके बाद में भी बताता हूँ SYL पे क्या क्या राजनीति कहाँ कहाँ हुई। SYL फिर कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गया। दोबारा जब सन 1987 में हमारी गवर्नमेंट बनती है, तब फिर इस नहर पे काम शुरू होता है और उस पे सबसे ज़्यादा काम हमारे वक़्त में हुआ। उसके बाद फिर जब हमारी गवर्नमेंट गई तो फिर काम रुक गए और दोबारा फिर जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट में नहर का पानी कैसे हमें मिले, उसके लिए अर्ली हीरिंग की एप्लीकेशन लगवाई। आपकी पार्टी पे क्यों लगते हैं बार बार आरोप कि आपकी वजह से नहीं बनी और आज नहर खुदाने ये की वो बात लोग करते हैं? आरोप लगाते हैं जिन्होंने खुद ने जिंदगी में कोई काम किया ही नहीं। वो तो केवल और केवल तो आरोप उसका आधार क्या है? वो तो केवल आरोप की राजनीति करके कहीं ना कहीं अपने आप को शहीद बनाना चाहते हैं। जिन लोगों ने अभी आज की डेट में भी देखो कितना दर्द है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज कहता है कि इनको क्या जरूरत है कस्सी उठा करके नहर खोदने के जाने के लिए, हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे थे, उस 10 साल के दौरान आपको अर्ली कोर्ट के अंदर अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाते, आप इसकी पैरवी करते, आप कोर्ट में जाते, आप अपने वकील खड़े करते। 10 साल कहाँ सोए हुए थे ये लोग? एक जो कहाँ गए आपने ये लोग? अगली भी सुन लो। हाँ, भाजपा की सरकार बनने के बाद जब फैसला आने को हुआ मार्च के महीने में, और मार्च के महीने में जब फैसला आ रहा था सुप्रीम कोर्ट से, पंजाब की गवर्नमेंट ने, जिसमें अकाली दल भी शामिल था, जिसमें भाजपा भी शामिल थी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी,
जब एक प्रस्ताव लेकर के आए, भारतीय जनता पार्टी के मदन मोहन मित्तल की तरफ से प्रस्ताव आया कि पंजाब की जितनी भी नहर की ज़मीन एक्वायर की गई, ये सारी ज़मीन किसान को वापस दे दी जाए। बिल्कुल। ये बड़ा असंवैधानिक फैसला था। केवल हमने इसका विरोध किया और किसी ने विरोध भी नहीं किया। और जब हमने विरोध किया और हमने मुख्यमंत्री को कहा कि इसके ऊपर आपको तुरंत एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए और निंदा प्रस्ताव ला करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिल करके कहना चाहिए कि किसी भी सरकार को आज संविधान से ऊपर होकर के फैसले नहीं ले सकते। ये जो असंवैधानिक फैसला है, इसके लिए आपको 100% हम सब लोगों को साथ लेकर के जाके प्रधानमंत्री से मिलके इसको रुकवाना चाहिए। आपने शहीद शब्द का इस्तेमाल किया कि, और अभी जो शहीद शब्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराला साहब, आजकल आपको लेकर काफ़ी दोस्ती नज़र आ रही है। उनका ये बयान आया कि SYL का मुद्दा ऐसा है कि उंगली काटकर अभय चौटाला शहीद होना चाहते हैं। मैंने इनको चिट्ठी लिखी थी, अगर इनको हरियाणा की फिक्र होती तो कहीं ना कहीं मेरी चिट्ठी का जवाब देते। अगर इनको SYL की चिंता होती तो ये 100% इसके लिए प्रधानमंत्री से जाकर के मिलते। एक सवाल जो दर्शक जानना चाहते हैं, अभय चौटाला को इतना गुस्सा क्यों आता है? आपकी और मेरी कितनी मुलाकात हुई है, पहले आप मुझे ये बताओ। बहुत हुई है, और मेरे सामने बैठ के आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, नहीं, लेकिन कभी कभी आप नहीं, इतने गुस्से में आ जाते हैं। आप मुझे ऐसे ये आप मुझे बताओ, जो मेरा हमारे और आपका- पत्रकार भाई हैं, मेरा और आपका कितनी दफा झगड़ा हुआ है? मुख्यमंत्री जी सीधे साधे से इंसान है, आप उनको कमजोर बता देते हैं बार बार। कमजोर इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कि SYL का बड़ा सेंसिटिव इशू है, कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपके लिए छोटी हो सकती है, नहीं, हमारे लिए छोटी नहीं है, फिर हम उस पे इतने प्रोग्राम नहीं करते। मुझे लगता है आपसे कि आप सवालात लोगों नहीं के लिए पूछते। छोटी हो सकती है। हाँ। मेरा कहने का मतलब है आप लोगों के लिए छोटी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटी हो सकती है, कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकती, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है ये। और मुख्यमंत्री को जहां मैंने आपको बताया कि वो 3 महीने तो ये निकल गए, चिट्ठी लिखने के बाद प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री को एक मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखे और प्रधानमंत्री ऐसे सेंसिटिव इशू के ऊपर भी मिलने का समय नहीं दे। इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावनाएं हैं। लोगों ने दोनों हाथ खड़े करके कहा कि कमजोर है। मैं कमजोर को वो तो आपका स्टाइल है। मैं कमजोर को ताकतवर नहीं कह सकता। अगर प्रधानमंत्री जो कमजोर समय है नहीं देंगे कमजोर ही मिलने का, कहूंगा, जो ताकतवर है मैं उसको ताकतवर कहने में भी संकोच नहीं आपने भी कहा प्रधानमंत्री से आपने भी समय मांगा, आपको भी मिलने का समय नहीं दिया, और आपने कहा था फिर हम दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने ये तय किया था पहले कि हम 15 तारीख को अगर प्रधानमंत्री समय नहीं देंगे तो एक दिन के लिए सांकेतिक धरना देंगे। क्यों नहीं दिया? लेकिन हाँ, इसीलिए नहीं दिया हमने कि अगर एक दिन हम वहाँ जा कर के बैठ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जिस मिशन को लेकर के हमारी पार्टी लगी हुई है पूरी, हमने अपने सारे पदाधिकारियों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ड्यूटियाँ लगा रखी है। सब लोगों में बीच में जा कर के SYL के बारे में विस्तार से बता रहे। अब 3-4 सवाल को मिलाकर एक सवाल है मेरा, ये जो 23 फरवरी का दिन होगा, इसमें आप क्या वाकई नहर खोदने वाले हैं, या हरियाणवी में कहें तो सरकार की गोभी खोदने के प्रयास हैं? हम नहर खोदने के साथ साथ सरकार की भी कांग्रेस की दोनों की जड़ें खोदेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब ये जो 23 फरवरी की, फिर से मैं तारीख याद दिला रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पार्टी के लिए, हरियाणा के लिए भी। हम 100% जाएंगे। उस दिन क्या होगा? उस दिन फोटो सेशन होगा, आप नहर खोदने जाएंगे, वहाँ पर पुलिस रोक लेगी, गिरफ्तारी देंगे, काम खत्म। आप भी आ जाना, आपको भी निमंत्रण देंगे, आपको भी बुलाएंगे। हम केवल और केवल फ़ोटो खिंचाने नहीं जाएंगे, हम 100% नहर की खुदाई करने के लिए जाएंगे और इस काम को शुरू करेंगे। हमारे सामने हम कोई ऐसा संवैधानिक संकट नहीं खड़ा करना चाहेंगे इस देश के लिए या इस प्रदेश और उस प्रदेश के लिए जिसकी वजह से कोई इस तरह की बाधाएं खड़ी हो जाए, कोई दिक्कत खड़ी हो जाए कि कल को आपको नहीं लगता, अगर आप जैसे कॉल दे रहे हैं, आपकी एक बड़ी पार्टी है, आज की तारीख में मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं आप, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाए दोनों राज्यों के बीच? हम प्रधानमंत्री को ये बताना चाहते हैं कि इस प्रदेश के लाखों लोग जो है आज इस पानी के लिए कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आप उसको लागू करो। अभय चौटाला हमारे साथ हैं। SYL को लेकर ये सवालात का दौर
जो है इसको हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक भी हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जो प्रदेश का दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है जाट आरक्षण। लौटेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमें पूरा यकीन है आप कहीं नहीं जाएंगे, रिमोट को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि चक्रव्यूह में आज हैं अभय चौटाला। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है और अभय चौटाला साहब आपका भी स्वागत है। बहुत अब हम धन्यवाद। बात करेंगे जाट आरक्षण को लेकर, जो पिछले साल से प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? पिछले साल फरवरी का महीना था, पूरा हरियाणा जलता हुआ नज़र आया। उसमें एक पक्ष जाटों का हो गया, दूसरा पक्ष नॉन जाट्स का हो गया। कमोवेश ऐसी हालात बनते अब नज़र आ रहे हैं। आज भी इस प्रदेश में जाट और नॉन जाट की परिभाषा को कोई नहीं जानता और कोई नहीं समझता। आज भी इस प्रदेश का भाईचारा 100% आपस में कायम है। ये जो 35 और 36 जात की बात, कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इस प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर के हवा देते हैं। जहाँ तक जाट आरक्षण आंदोलन का सवाल है, जाटों ने जाकर के ना तो बीजेपी से आरक्षण मांगा था और ना कांग्रेस से मांगा था। अगर कांग्रेस जाटों की हितैषी होती, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इन पांचों जातियों को आरक्षण में शामिल करने की वो ज़रूरत समझता कि भाई इन पांचों जातियों के लिए आज बिना आरक्षण के काम नहीं चल सकता, तो सत्ता में आते सबसे पहले ये काम कर देना चाहिए था। कुछ बीजेपी के और कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि जब इनका राज था तब इन्होंने इस आरक्षण के मामले में कहीं ना कहीं आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाए। ये बात भी मुझे बतानी बड़ी ज़रूरी है। सन 1990 के अंदर चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर मास्टर हुकम सिंह हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री थे और मास्टर हुकम सिंह को चौधरी देवीलाल ने ये बात कही थी कि मैं हरियाणा के पूरे हालात को, ज्योग्राफी को समझता हूँ। मैं एक एक गांव में गया हूँ, मैं बहुत नज़दीक से हरियाणा को मैंने देखा है। 2017 और 90 में जो हालात हैं उसमें कुछ तब्दीली आई। आप सुन तो लो ना, ये 1990 की बातें हैं। तब किसी ने भी आरक्षण नहीं मांगा था, ना तो अहीर ने मांगा था, ना सैनी ने मांगा था, ना गुर्जर ने मांगा था, ना किसी और ने मांगा था। चौधरी देवीलाल की सोच थी कि ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए उन्होंने ये बात कही। उस जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को हरियाणा में ज्यों का त्यों लागू कर दिया और सेंटर में उसको भेज दिया गया। सेंटर के अंदर 5 जातियों को आरक्षण में शामिल कर लिया और 5 को ये कह करके रोक दिया कि इनका सर्वे कराएंगे दोबारा। तब तक सेंटर की सरकार भी चली गई और प्रदेश की सरकार भी टूट गई। उसके बाद चौधरी भजन लाल आगे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने हरियाणा प्रदेश से अपने एक चैत्य व्यक्ति से सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दिलाई कि इन 5 जातियों को तो आरक्षण में केंद्र की सरकार ने शामिल कर लिया, इन 5 को किसी वजह से एक बारी रोक दिया तो हरियाणा में इनको आरक्षण का लाभ ना मिले, इसके लिए कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे, कोर्ट इसमें अपना फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस दिया कि क्या इन 5 जातियों को आप सेंटर की तरह आरक्षण से बाहर रखना चाहोगे या इनको आरक्षण में शामिल करो। भजन लाल की गवर्नमेंट में एक एफिडेविट सरकार की तरफ से दिया गया कि इन 5 जातियों को जब तक केंद्र से कोई फैसला नहीं आता तब तक इनको हरियाणा से भी अलग कर दिया जाए। ये गेम कांग्रेस के वक्त की है। भजन लाल कोई आदमी, मतलब ये नहीं था कि भजन लाल अपने आप में मुख्यमंत्री था, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे। चाहे हुड्डा थे तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, चाहे चौधरी भजन लाल थे तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और चाहे कोई और मुख्यमंत्री बना वो कांग्रेस का था। इंडियन नेशनल सुन लो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने तो वो पार्टी के मुखिया थे। वो अपने आप में मतलब मुख्यमंत्री के रूप में आए थे। उन पे ये नहीं था कि किसी ने पकड़ के ला करके उनको बना दिया या चौधरी देवीलाल को इस तरह से किसी ने बनाया। जहाँ तक सवाल है आज का, आप कह रहे हो ना कि आज की उस वक्त की स्थिति में क्या फर्क है, हमने तो इसको देने की शुरुआत करी थी और जब कांग्रेस ने जाते जाते दिया,
हमने उस वक्त भी कहा था कि ये केवल वोट की राजनीति है। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन पांचों जातियों का वोट लेना चाहता है। अधूरे दस्तावेज हैं, या तो कोई पहले आयोग बनाया जाए, आयोग से इन जातियों को शामिल किया जाए, फिर उसके बाद आयोग में शामिल करके आप उनको आरक्षण दो, आरक्षण दे करके केंद्र में शेड्यूल 9 में डलवाने का काम करो। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, ये नहीं कराएगी, केवल उस पर राजनीति हुई उस वक्त भी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको आरक्षण देने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने विधानसभा में खड़े होकर के ये कहा था कि हम इन पांचों जातियों को आरक्षण में शामिल करेंगे, हम इनकी कोर्ट में पैरवी करेंगे, हम इनके लिए रिव्यू में जाएंगे, अच्छे वकील खड़े करेंगे, और अगर वकीलों से बात नहीं बनी तो हम कानून बना करके इनको आरक्षण देंगे। 15 महीने तक इनको बुला बुला करके ये बात कही गई। इन्होंने जाकर के नहीं मांगा था कि हमें आरक्षण में शामिल किया जाए, इनको स्वयं बुलाया गया था कि किसी ना किसी तरीके से इन पांचों जातियों को बीजेपी के साथ खड़ा कर लिया जाए। लेकिन खड़ा करने की बजाय मंशा दूसरी निकली। पहले तो कहीं ना कहीं इनका अपने साथ जोड़ना चाहते थे, और फिर कहीं ना कहीं ये दिमाग में बात बैठा ली कि जिस तरह से गुजरात में हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके एक वोट बैंक खड़ा कर लिया, यहाँ हिंदू और मुसलमान की संख्या में बांट करके वोट नहीं खड़ा हो सकता था, इसलिए कहीं ना कहीं भाईचारा तोड़ने की बात आई। और इसके लिए षड्यंत्र, आप ये कह रहे हैं कि जैसे दूसरे प्रदेशों में हिंदू और मुस्लिम भाइयों का पोलराइजेशन होता है, उस तरीके से हरियाणा में जाटों और नॉन जाटों का हुआ। नॉन जाट का पोलराइजेशन करने की कोशिश करी गई, उस कोशिश में कामयाब हुई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। आप मुझे ये बताइए, जो पिछला साल था इसमें जो आंदोलन था, इसका चेहरा कौन था? उसका चेहरा सरकार स्वयं थी, सरकार ने ही उनको मजबूर किया था बैठने पे। उसमें जितने भी जाट लोग थे, जो जाट जाति से संबंध रखने वाले थे, जो इन पांचों जातियों को लेकर के कहीं ना कहीं पहले आरक्षण की बात करते थे, जिन्हें केवल ठगने का काम सरकार ने किया, उन्होंने गुस्से में आकर के उस आंदोलन को खड़ा करने का काम किया था। आज की तारीख की अगर हम बात करें, आज अलग अलग जगहों पे धरने लगे हुए हैं। एक साहब हैं जिनका नाम यशपाल मलिक है, वो कह रहे हैं ये जो धरना है इसका नेतृत्व तो मैं कर रहा हूँ और सभी लोग मुझे नेता मानते हैं। दूसरी तरफ हवा सिंह सांगवान खड़े हो जाते हैं, तीसरी तरफ धैया साहब आ जाते हैं। कोई पॉलिटिकल लोग हैं वो अपनी अपनी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। जाटों का नेता कौन है जिसको एक नेता मान के चल सकें कि भाई इससे बात हो जाए तो सरकार का भी काम हो जाए और जाटों का भी हो जाए? जहाँ तक दैया का और आपने सांगवान का नाम लिया, ये सरकारी जाट है, ये जिसकी सरकार होती है उसकी गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। इनका समाज से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए लोगों ने इनको अपने नज़दीक नहीं लगने दिया। जहाँ तक आप कहते हो कि कुछ राजनीतिक लोग, मैं ठीक आपकी बात को समझता हूँ, आपका इशारा मेरी तरफ भी हो सकता है, आपकी तरफ भी है। हाँ। भाजपा के जो लोग हैं उनकी तरफ भी है। हाँ। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में, मेरा भी स्वभाव आपके जैसे ही है। नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैंने बड़े खुल करके एक बात कही है, सबसे पहले है देश, और देश के बाद है कौम। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है और वो जाट जाति से संबंध रखते थे। मैंने तो बड़े खुल करके कहा है कि पहले जाट हूँ फिर राजनेता हूँ, और अगर जाटों के साथ इस तरह से सरकार दुर्भावना के साथ कोई काम करेगी तो जाट के साथ खड़ा रहूँगा। आज भी खड़ा हूँ, अब भी खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूँगा। अभी जैसे हम बात करें, सरकार जो है प्रयास कर रही है, प्रयास कभी ब्यूरोक्रेट्स कभी ब्यूरोक्रेट्स को जाट नेताओं से मिलवा रही है, ये सब सरकार नाटक साहब मीटिंग करते हैं। नहीं जी नहीं, आप फिर बाद में वो कह देते हैं, बाद में वो कह देते हैं कि ये जो जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं वो वहां पे जाके हाथ खड़ा कर देते हैं। आप भी कहीं ना कहीं और तरह की विचारधारा रख रहे हो। विचारधारा मेरी जो है वो प्योर पत्रकार वाली है। तो आप फिर मान के चलो कि जो 22 फरवरी को बातचीत हुई थी और जिस बातचीत के तहत धरना खत्म हुआ था, उसको 100% सरकार को लागू कर देना चाहिए था। अगर लागू कर देते पिछली 22 फरवरी को तो आज अगली 22 फरवरी नहीं आती। एक साल से सरकार जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है। पर मसला कहते कोर्ट में चला गया। कहाँ गया? कोर्ट में, हाई कोर्ट में। सरकार अगर चाहे तो 1 मिनट में सारे मसले का हल हो जाए। कैसे? अगर मुख्यमंत्री ये कहता है कि भी मामला मेरे हाथ में नहीं है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे,
लो मुझे सौंप दे, मैं कल फैसला करवा दूं। आप बताइए क्या अब फॉर्मूला। वो मैं उस सीट पे बैठने के बाद हो जाता है 1 मिनट में, कोई ये दिक्कत नहीं। चक्रव्यूह के माध्यम से आवाज तो पहुंचेगी। अब बिल्कुल सीधा सीधा तरीका है कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाओ, जिन बच्चों को नौकरी देनी है कैबिनेट से फैसला करो, फैसला करके उनको नौकरी दो। वो फैसला हो गया, उसमें कह रहे कि जो भी परिजन है उनको नौकरी दी कोई जाएगी। नौकरी कहाँ दे रहे हैं? 6-7 को तो दे दी है। उनको नौकरी नहीं है, उनको तो बेइज्जत किया जा रहा है। कैसे? आपको कोई ये कह दे हाँ। कि आपको यहाँ पक्की नौकरी नहीं है, आपकी यहाँ पे कच्ची नौकरी है, कच्ची भी डीसी रेट की। पक्की नौकरी नहीं दी जा रही। पक्की कहाँ दे रहे हैं? ना नौकरी पक्की दे रहे हैं, ना जिनके खिलाफ मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं इस देश के अंदर। मुकदमों में तो कह रहे हैं कि ये वाले तो ले ले मुकदमे, उन पे पहले भी बहुत हैं। इस देश के अंदर जो लोग देशद्रोह का मुकदमा वापस ले सकते हैं, इनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करते हैं, और वो इस सरकार उन मुकदमों को अगर विड्रा कर सकती है। यशपाल मलिक के खिलाफ इसी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था, क्यों विड्रा किया? अगर वो विड्रा हो सकता है तो फिर ये जो नाजायज और झूठे बनाए गए मुकदमे ये वापस क्यों नहीं हो सकते? यशपाल मलिक इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं, आप उनको जाटों का हितैषी नेता मानते हैं? बात नेता मानने या नहीं मानने की नहीं है, बात केवल इस बात की आज की तारीख में कि सरकार ने जिस 22 फरवरी को बैठ करके इस आंदोलन चलाने वाले लोगों के साथ मीटिंग करके ये फैसला किया था कि हमने आपकी ये सारी बातें मान ली, और अनाउंस किया टेलीविज़न पे आकर के। अनाउंस करने के बाद अगर वो मुकरती है तो इसका मतलब उसकी नीयत ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो आरक्षण का बार बार लॉलीपॉप जो भोले भाले हमारे जाट भाई और जो 5 और जातियां हैं आज आरक्षण उनको की बात दिखाया जा रहा है, क्या वाकई जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं संजीदा हैं? उनमें मैं आपको भी गिनता हूं, भाजपा को भी गिनता हूं और कांग्रेस को भी गिनता हूं, या वाकई बस वोट बैंक की राजनीति चल रही है? आप मुझे एक चीज बताओ। हाँ। आज जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज जो लोग सड़कों पे बैठे हैं, धरनों पे बैठे हैं, क्या वो आरक्षण मांग रहे हैं? आपको ये बात किसने कह दी कि आज वो आरक्षण के लिए बैठे? ये भी सरकार का जानबूझ करके एक एजेंडा है जो लोगों के बीच में रखा गया है। आज तो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि जो शर्तें आपने हमारी मानी थी, जो मांग आपने हमारी मानी थी, उनको पूरा करो। आज आरक्षण की बात कोई नहीं कर रहा। आरक्षण का मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट से क्या फैसला आता है क्या नहीं आता है उसके बाद की बातें। आखिरी सवाल, और बिल्कुल मैं इस सवाल के माध्यम से अंदर की जो बात है वो आपके मुखमंडल से जानना चाहता हूँ। क्या ये जो लोग बैठे हैं, जिस मांग को लेकर बैठे हैं, सरकार की मंशा है कि उनकी मांग पूरी होगी और ये आंदोलन खत्म होगा? मुझे जिस ढंग से सरकार ने अब भी एक कमेटी का गठन किया, या आज भी कोई बातचीत का जरिया निकालने के लिए अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं, इसके लिए ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार की मंशा सही है, मुख्यमंत्री को बुला करके जो 22 फरवरी को फैसला हुआ था उसको लागू कर दे, 1 मिनट में लोग अपने घरों को चले जाएं। अभय चौटाला के बिंदास जवाब आपने सुने, और जो हमारे सवालात थे उन सवालात का इन्होंने कितनी ईमानदारी से जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया। इसका फैसला हमेशा की तरह आप करेंगे, क्योंकि आप जनता हैं और ये आपके नेता हैं। बहरहाल चक्रव्यूह को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। चौटाला साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आए, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप कहीं मत जाइए, चक्रव्यूह को तो हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। देखते रहिए ईटीवी।